हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोगों ने स्टडी किया था शॉर्ट पिच एंड फुल पिच कॉइल के बारे में, ठीक है। और उसका वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, आपका ईएमएफ इक्वेशन देखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है, कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फुल पिच में क्या होता था कि आपका जो कॉइल स्पान था, ठीक है, वो पोल पिच के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक चीज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, पोल पिच। देखिए यहाँ पे, और पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर स्लॉट अपॉन में पोल, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन निकल के आया था कि अगर पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल स्पान, देन ये क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फुल पिच का केस होता है, फुल पिच का केस होता है, ठीक है। दूसरा आपका कंडीशन क्या था कि अगर आपका जो कॉइल स्पान है इज लेस देन पोल पिच, ठीक है, कॉइल स्पान इज लेस देन पोल पिच, ठीक है, देन वो आपका कंडीशन था शॉर्ट पिच का। ये स्टडी हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ने देखा था कि जो आपका फुल पिच के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, फुल पिच के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो उसका रिजल्टेंट ईएमएफ था वो कितना था आपका 2E, ठीक है। और जो शॉर्ट पिच के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था आपका 2E cos α/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, अगर शॉर्ट पिच को यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स है और इससे आपके थ्योरी के क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, यहाँ से आप मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टेकल आउट कर सकते हो। अगर इस तरीके से अगर पूछा जाता है कि शॉर्ट पिच का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने हार्मोनिक के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर हार्मोनिक हो तो उसको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो पहला जो पॉइंट है, बाय एलिमिनेटिंग डोमिनेंट्स हार्मोनिक साइनसोइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर हम लोग डोमिनेंट हार्मोनिक को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं या उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर अपने सिस्टम के अंदर से हम लोग क्या करते हैं कि जो डोमिनेंट हार्मोनिक है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमको एक साइनसोइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है, ठीक है। हमको क्या होता है कि एक तरीके से साइनसोइडल, ये देखिए ये आपका साइनसोइडल आपका वेवफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये आपका अल्टरनेट वेवफॉर्म है, एसी का वेवफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग अगर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमको क्या होता है कि साइनसोइडल इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये पहला फायदा कि अगर हम लोग शॉर्ट पिच का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डोमिनेंट हार्मोनिक को रिड्यूस कर लेते हैं, और जैसे ही डोमिनेंट हार्मोनिक को हम लोग रिड्यूस करेंगे वहां पे अपना क्या होगा कि एक इंड्यूस्ड वोल्टेज अपना क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखें कि बाय एलिमिनेटिंग डोमिनेंट हार्मोनिक, ठीक है, डोमिनेंट हार्मोनिक को एलिमिनेट करके, हटा के, रिमूव करके या रिड्यूस करके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस। हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं हम लोग एडी करंट लॉसेस, ठीक है, एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस आर रिड्यूस, ठीक है। अगर हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल का यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करके डोमिनेंट हार्मोनिक को रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम लोग डोमिनेंट हार्मोनिक को रिड्यूस करते हैं तो उससे आपका क्या होगा कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब इस तरीके का लॉसेस रिड्यूस होता है तो लॉसेस रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो मशीन की इफिशियंसी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। और इनपुट बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इनपुट बराबर देखें तो वो होता है आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो ये मेरा देखिए कि जैसे मेरा जो लॉसेस कम हो जाएगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हम लोग डोमिनेंट हार्मोनिक को रिड्यूस कर देते हैं तो इसके अंदर का एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि जो आपका एडी करंट लॉस है उसको हम लोग WE से शो करते हैं, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग लिखते हैं WH,
ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी के 1.6 के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, अगर हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक को रिड्यूस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिफ्थ हार्मोनिक की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5F, मतलब 5F फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ से अगर अपने को एडी करंट लॉस निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, एडी लॉस क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिफ्थ हार्मोनिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5F, और हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और हिस्टेरिसिस लॉस की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसका 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि अगर हम लोग इस तरीके का हम लोग अरेंजमेंट यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि लेस कॉपर मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर इंड कनेक्शन, ठीक है। ये आपका, ये देखिए हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट पिच और फुल पिच के बारे में बात किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोगों ने 12 स्लॉट्स बनाए थे, ठीक है। देन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सबके बीच में एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, और हम लोग एंड कनेक्शन कर रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा शॉर्ट पिच का यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से जो एंड कनेक्शन होता है, ठीक है, ये पहला स्लॉट है, ये छठा स्लॉट है, ये 7वां स्लॉट है, ठीक है। तो एंड कनेक्शन का मतलब पहला जो स्लॉट है उसका छठे से पहले का 7वें से, मतलब इंड टू इंड, लास्ट टू लास्ट कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके का जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल। सपोज दैट अगर आपके घर में कोई मोटर खराब हो जाती है तो हम लोग उसको बनवाने के लिए अगर जाते हैं तो वो क्या बोलता है कि कॉपर का लगवाओगे, एल्युमिनियम का लगवाओगे, उसके अनुसार क्या होता है, जैसा अपना वाइंडिंग होता है उस हिसाब से उसका क्या होता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉपर मटेरियल कम यूज होगा उतना ही कम अपना जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो एंड कनेक्शन यूज करते हैं तो उसमें अपना लेस कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अगर लेस कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो अपने लिए ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिकल होगा, ठीक है, और अपने लिए क्या होगा, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा है, ये आपका एंड कनेक्शन है जिसमें मैंने नाम दे दिया ACB। ए आपका कनेक्टेड है C से भी और ए आपका कनेक्टेड है B से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका केस था फुल पिच का केस था, इस केस में क्या था कि आपका जो पोल पिच और कॉइल स्पान दोनों क्या था, दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो उस केस में ये किसका एग्जांपल था, फुल पिच का एग्जांपल था। और यहाँ पे देखिए कि A एंड C इसके बीच में हम लोग देखिए इसको शॉर्ट पिच बोला था क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। अगर मेरा पोल पिच 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 1 एंड 7 के बीच में जो कॉइल स्पान इनके बीच का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया, फुल पिच का केस हो गया, क्योंकि फुल पिच के केस में क्या होगा, पोल पिच और कॉइल स्पान दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें शॉर्ट पिच के केस में तो 1 एंड 6 के बीच में जो आपका कॉइल स्पान वो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। और आपका जो पोल पिच है वो कितना दिया, वो 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेस देन 6, ठीक है। तो ये जो आपका कौन सा केस होगा, ये आपका केस हो जाएगा आपका शॉर्ट पिच का केस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग ने तो अभी तक देखा है कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। अगर हम लोग इस तरीके का शॉर्ट पिच कॉइल यूज करते हैं, डोमिनेंट हार्मोनिक को रिड्यूस करके हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑब्टेन्ड होगा, या एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, या लेस कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। बट यहाँ इसका दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि इसके कुछ हानियां हैं, इसका डिसएडवांटेज भी है। वो इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है, कि फुल पिच के केस में जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज था वो कितना था 2E, ठीक है। बट शॉर्ट पिच के केस में जो आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था वो था 2E cos alpha by 2। तो आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि 2E cos alpha by 2 इज लेस देन 2E, मतलब कि शॉर्ट पिच के केस में जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था वो क्या हो रहा था, फुल पिच के केस से कम हो रहा है। इसका सबसे क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लास्ट में बेटर आउटपुट चाहिए, ठीक है, बेटर वोल्टेज चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से ये इसका लॉस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने शॉर्ट पिच के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम लोग देखेंगे 2 तरीके का वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक जगह पे जो एक जगह पे केंद्रित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया है कि ये आपका स्लॉट बना दिया है। ये आपके क्या है, ये स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 18 है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप सिंपल से देखिए ये आपके क्या है, यहाँ पे स्लॉट है। और
आप सबको पता है कि स्लॉट हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि इसके अंदर हम लोग वाइंडिंग को पुट करते हैं, मतलब वाइंडिंग को जिसमें रखते हैं, जो घर होता है जिसके अंदर स्लॉट्स को रखते हैं, वाइंडिंग को रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने स्लॉट बना रखा है ये, ठीक है, और इसी के अंदर हम लोगों ने इनको रख रखा है, ये आपका क्या है, स्लॉट्स है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक स्लॉट में एक वाइंडिंग है, ठीक है, एक स्लॉट में एक वाइंडिंग, अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड होता तो इसी स्लॉट के अंदर सारी वाइंडिंग आ जाती है, जो 18 वाइंडिंग है एक ही स्लॉट के अंदर आ जाती। बट यहाँ पे देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग है, हर एक स्लॉट में अलग अलग तरीके का वाइंडिंग रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टोटल 18 स्लॉट्स है। ठीक है, और फिर से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एंड कनेक्शन किया। जो पहला स्लॉट है, ठीक है, उसको जो 10th नंबर से उसको हम लोग क्या किया, अटैच किया, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसको उसी तरह से 2 को 11 से, ठीक है, और 3 को आपका 12 से हम लोगों ने क्या किया, अटैच किया। ठीक है, और ये देखिए इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज शिफ्ट। ठीक है, कभी भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वो फेज शिफ्ट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से अपने को समझना है, और यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पे स्पेशली न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस का मतलब है स्लॉट्स। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना दिया हुआ है, 18। ओके, पी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स, आपका गिवन है जो नंबर ऑफ पोल्स है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और कनेक्शन किस तरीके का है, तो ये आपका कनेक्शन है 3 फेज। क्लियर, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डेटा दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 18, नंबर ऑफ पोल्स 2, एंड जो आपका किस तरीके का कनेक्शन है, तो 3 फेज का कनेक्शन, नॉट सिंगल फेज या 2 फेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमको अभी तक पता है कि पोल पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लॉट अपॉन में पोल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका 18 दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है, 2। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पोल पिच आपका कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है, क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं फेज बेल्ट, फेज बेल्ट, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एम से। ठीक है, और इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, फेज बेल्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्लॉट अपॉन में पोल अपॉन में फेज। ठीक है, स्लॉट पर पोल पर फेज, इसको क्या बोलेंगे, स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कि जो फेज बेल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एम। ठीक है, और उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्लॉट, टोटल नंबर स्लॉट कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, पर पोल, पोल कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, और फेज कितना है, 3 फेज है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका यहाँ से कट के ये कितना आ गया, 3, मतलब m इक्वल टू आपका आ गया 3। तो कभी भी आपको एक सिंपल सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका आपसे कोई पूछे कि फेज बेल्ट कैलकुलेट करो, तो फेज बेल्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से ये कैलकुलेट होगा, ये फार्मूला है स्लॉट पर पोल पर फेज। इससे आपका क्या होगा, यहाँ से फेज बेल्ट मतलब m जो है वो कैलकुलेट होगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो मेरा फेज बेल्ट है वो कैलकुलेट होगा कितना, 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बीटा है, ये बीटा का हम लोग बोलते हैं स्लॉट एंगल। बीटा मतलब स्लॉट एंगल, और स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो होता है 180 डिग्री में पोल पिच। ठीक है, तो 180 डिग्री तो है, पोल पिच कितना कैलकुलेट यहाँ से देखिए, यहाँ पे पोल पिच कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो मेरा बीटा कैलकुलेट हुआ यहाँ से, ठीक है, जो मेरा बीटा कैलकुलेट हुआ वो कितना होगा, 20 डिग्री। क्लियर, अब अपन कैलकुलेट करते हैं फेज स्प्रेड, और फेज स्प्रेड को हम लोग बोलते हैं एम बीटा। फेज स्प्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एम कितना कैलकुलेट हुआ है, एम कैलकुलेट हुआ है 3। यहाँ से आइए देखिए यहाँ पे एम कितना है, 3, और अभी हम लोग ने बीटा मीन्स स्लॉट एंगल वो कितना कैलकुलेट हुआ है, 20 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो एम बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए आपका आ गया फेज स्प्रेड आ गया। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये फेज स्प्रेड कैलकुलेट करना है अलग अलग फेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फेज स्प्रेड ऑफ एन फेज दिया हुआ है, तो उसके लिए आपका फेज स्प्रेड क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में एन का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपसे पूछा जाए, एन की वैल्यू जो गिवन होगी उसी तरीके से यहाँ से हम लोग यहाँ पे एन की वैल्यू रखेंगे। तो इसको आप क्या करें, बॉक्स में डालें और इसको स्टार मार्क कर लें। ठीक है, कि फेज स्प्रेड ऑफ एन फेज इसको टू क्या होगा, 180 अपॉन में एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं 3 फेज की। ठीक है, तो देन 3 फेज की बात कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो अगर कोई पूछे आपके कि व्हाट इज द फेज स्प्रेड ऑफ 3 फेज, ओके,
तो 180 तो दिया हुआ है और 3 फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो एक सिंपल सा आपका एक कंक्लूजन रिजल्ट आ गया कि फेज स्प्रेड ऑफ 3 फेज एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम लोग 2 फेज की बात करें तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 180/2, तो फेज स्प्रेड ऑफ 2 फेज कितना हो जाएगा, 180/2 मतलब 90 डिग्री। और सिंपल उसी तरीके से अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो n की जगह पे हम लोग कैलकुलेट रखेंगे 1, ठीक है। तो फेज स्प्रेड ऑफ सिंगल फेज 180 डिग्री अपॉन में 1, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर।